नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कल्प क्लासेज में। मैं मनीष खिच्चड़, वरिष्ठ अध्यापक, आप सब साथियों का कल्प क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों, अभी कल्प क्लासेज की ओर से लैब असिस्टेंट का जो एमसीक्यू बैच चल रहा है, जो कि काफी एक विद्यार्थियों के लिए एक बहुत हेल्पफुल बैच चल रहा है और जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी उन्होंने अपना इससे अपनी जो तैयारी है उसमें उससे ऐप जो आपका बैच चल रहा है उसका बहुत फायदा भी मिला है और उम्मीद है वैसे ही कल्प क्लासेज आपकी जो उम्मीद है उनके ऊपर खरे उतरते रहेगी। और अभी आपके लिए जो आपके ग्रेड थर्ड की जो परीक्षा आयोजित की जाने वाली है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, अभी कुछ ही समय में आपकी जो 17 तारीख से उनका एक टाइम टेबल भी निश्चित टाइम टेबल आ चुका है। तो 17 तारीख से 20 तारीख तक जो एग्जाम आयोजित की जाएगी उनके लिए आपके जो गणित विषय है उनका जो आपके जो वन शॉर्ट वीडियोस है, आपका जो सब्जेक्ट का जो रिवीजन है और पीवाईक्यूज क्वेश्चन है और एग्जाम में किस प्रकार के कौन से टॉपिक में कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो उनके बारे में हम एक एक क्लास में एक एक टॉपिक से संबंधित उनकी चर्चा करेंगे। और आने वाले 8 या 10 क्लासों में अपना इस जो कंप्लीट सिलेबस अपना जो ग्रेड थर्ड का गणित का सिलेबस होने वाला है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और अंतिम समय में आप सब साथियों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है और अपने जो खुद के ऊपर जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना है। ठीक है साथियों, हमारा अपन आप और हमें सबको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब की बार जो अपना सिलेबस जो अपने जो सीट्स है वो थोड़ी कम रखी है, परंतु कोई बात नहीं साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़े टाइम बाद में फिर से एक बार थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी तो आप उनके लिए निश्चित तौर पर अपनी जो तैयारी है उसको और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास कीजिए। और उससे पहले अभी जो आपके आपके जो गर्मियों में आपके जो मई और जून में आपकी जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की भर्ती भी है, तो आप अपनी तैयारी को निरंतर उस तरीके से बनाए रखें और जैसे ये कोई भर्ती आए तो आप भर्ती का इंतजार ना करते हुए आप निरंतर तैयारी करते रहे। ठीक है साथियों, तो अब हम अधिक समय को व्यतीत ना करते हुए अपनी जो क्लास है उसका उद्देश्य हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ ही समय पूर्व बताया है कि आपके जो ग्रेड थर्ड है उसमें आपके जो गणित विषय है उसके लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उन 30 क्वेश्चंस में से आपका जो प्रथम टॉपिक है, पहला ही आपका जो पॉइंट है वो है आपका वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के जो प्रकार है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और एक आपके दशमलव संख्या, और उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है घातांक संख्या। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं से आपके इन सभी टॉपिक, ये जो आपका प्रथम टॉपिक है यहां से आपके लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, इससे पूर्व की जो एग्जाम परीक्षाएं आयोजित की गई उनमें लगभग 2 या कोई रेयर केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है आपके 3 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि दोनों क्वेश्चन कहां से पूछे जाने की सर्वाधिक आपकी जो संभावना है वो बनती है। तो पहला क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो आपका बनता है संख्या पद्धति से, जो आपकी सामने आपको दिखाई दे रहे हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या आपके पॉइंट भी दिया गया है, उन वास्तविक संख्याओं के जो 2 प्रकार है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। लगभग हर बार यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो इनसे कोई हल्का फुल्का कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर इनमें से सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय है या फिर परिमेय है। ठीक है साथियों, तो अभी हम बात करते हैं। तो संख्या आपकी जो पद्धति है वो उसमें 2 प्रकार की संख्याएं हमें देखने को पढ़ने को मिलती है। ठीक है साथियों, तो पहली आपकी वास्तविक संख्या, जो अपन कक्षा या 10 तक अपन पढ़ते हैं। जो आपकी संख्याएं आती है, एक जो संख्या रेखा होती है, उस संख्या रेखा के ऊपर जो मूल बिंदु है, मध्य बिंदु है, वो आपका शून्य होता है। उस मध्य बिंदु से एक तरफ आपके जो बाईं तरफ है वहां आपके जो ऋणात्मक संख्याएं पढ़ते हैं और उसके जो दाईं तरफ है वहां हम धनात्मक संख्याएं पढ़ते हैं। तो वो सभी आपकी होती है काल्पनिक संख्या, वो सभी होती है आपकी वास्तविक संख्या। उसके अलावा आपकी जो संख्याएं होती है वो काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी होती है, जो कि आपके ग्रेड थर्ड से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड की आपकी जो शिक्षक भर्ती होती है वहां पे आपको इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, अगर सिंपली मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो अंडर रूट में अगर अपन ऋणात्मक की कोई संख्या पढ़ते हैं तो वो आपके आती है काल्पनिक संख्या में। ठीक है साथियों, इनके बारे में अपन ज्यादा बातचीत अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। अपन अपने एग्जाम के मुद्दे पर आते हैं, तो वहां पर अपन बात करें वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या अपन मोस्टली अपन 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक होती है आपकी परिमेय संख्या, एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है साथियों, तो परिमेय संख्या वो होती है जिनमें हम
वो संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, p बटे q के रूप में अपन लिख पाए। और जहां पर आपका जो डिनोमिनेटर है वहां पर आपका q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो p और q है वो दो एक संख्या, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ जो अल्फाबेट है यहाँ पर वो एक संख्याओं के ही रूप है। ठीक है, यहाँ पे p कोई एक संख्या होगी और q भी कोई एक संख्या हो सकता है, दोनों बराबर हो जाए। लेकिन नीचे वाली जो संख्या है वो कभी 0 नहीं हो सकती। ऊपर वाली 0 हो सकती है परंतु नीचे वाली संख्या है वो शून्य नहीं हो सकती। ठीक है साथियों, तो अब हम बात करें कि यहाँ पे जो p और q है वो क्या है, तो हम बात कर लेते हैं अभी। तो p और जो q है वो आपकी पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी साथियों? पूर्णांक संख्या। अभी मैं आपको बता दूंगा कि पूर्णांक संख्या कौन सी होने वाली है। ठीक है साथियों, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो वो संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बाई q के रूप में जिन संख्याओं को अपन लिख सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको लिखी हुई नहीं हो, लेकिन अगर आप उनको लिख सकते हो तो वो आपकी होगी परिमेय संख्या। ठीक है, और p और q क्या होनी चाहिए? जहां पर पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो होगी जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सके, अर्थात जिनको जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी वो सभी किस में जाएगी? अपरिमेय संख्याओं में। उसी संख्या रेखा के ऊपर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। आपकी जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो संख्या रेखा के ऊपर जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी उनमें परिमेय के बारे में हमने बात कर ली कि वो सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जिनको नहीं लिख पा रहे हैं वो सभी आपकी जाएगी अपरिमेय संख्या में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो p और q है वो पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो इनकी अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे अंडर रूट में आने वाली जो संख्याएं हैं वो सभी, परंतु ध्यान में रखने वाली बात एक ये भी है कि अंडर रूट में एक तो ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर अंडर रूट में ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो वो कहां चली जाती है? आपकी काल्पनिक संख्याओं में। और अगर अंडर रूट में एक और जो आपको ध्यान रखने की वाली चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उसी में आपको जो कंफ्यूजन आपको हो जाता है, तो वो ध्यान दीजिए आप। जो अंडर रूट में है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आनी चाहिए। कौन सी संख्या साथियों? पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस पूर्ण वर्ग के बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। पूर्ण वर्ग संख्या, यहां पे एक शब्द आ रहा है वर्ग। ठीक है, वर्ग, स्क्वायर, वो अपन जानते ही हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? कोई भी संख्या, कोई भी, जैसे अगर मैं गार्डन में कोई पौधे लगाऊं तो अगर स्क्वायर में कब होंगे वो? जब एक लाइन में जितने पौधे होंगे उतने ही पौधे उसके कॉलम में भी होंगे। जितने पौधे आपके उसके रो में होंगे उतने ही पौधे कॉलम में होंगे। ठीक है, जैसा कि अपन पढ़ते आए हैं बचपन से कि वो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग। तो जैसे यहाँ पे देखो इस लाइन में 4 पौधे हैं, इसी प्रकार से इसके कॉलम में भी 4 पौधे हैं, इसी प्रकार इसमें भी 4 पौधे हैं। तो ये सभी क्या हो गया? आपके एक स्क्वायर हो गया। ठीक है साथियों, अब इसकी जो लेंथ है वो मैं मान रहा हूं 4 इकाई। ठीक है, 4 पौधे हैं तो 4 इकाई। ठीक है साथियों, 4 इकाई। इसी प्रकार इधर भी हम देख रहे हैं, यहां पर भी 4 इकाई है। ठीक है, तो यहां पर अपन बड़े आसानी से बोल सकते हैं कि यहां पर जो इसका वर्ग है, इस वर्ग का जो एरिया है वो कितना होगा? टोटल जो आपके पौधे होंगे वो 4 बाई 4 होंगे, अर्थात 16 होंगे। 4 4 4 4, तो ये सभी कितने हो गए साथियों? 4 लाइन है, 4 लाइन में प्रत्येक लाइन में 4 पौधे हैं तो 4 बाई 4 यानी 16। तो यहाँ पे जो इस वर्ग है वही वर्ग का मतलब यहाँ पर है। अब क्वेश्चन ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या जो कंप्लीटली वर्ग नंबर है वो, जैसे यहाँ पर 4 बाई 4 यानी 16, तो यहाँ पे जो ये 16 है वो क्या होंगे? एक वर्ग संख्या होंगे। इसी प्रकार जो अन्य वर्ग संख्याएं कौन सी होगी उसकी अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर आपके 1 होता है, अर्थात 1 आपके एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार से हम बात करें 2 के बारे में तो 2 का वर्ग आपके 4 होता है, तो 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से हम कुछ और पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात करें तो 9
4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग आपके 49, 8 का वर्ग आपके 64, 9 का वर्ग आपके 81, 10 का वर्ग आपके 100, 11 का वर्ग आपके 121, 12 का वर्ग आपके 144। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो 13 का वर्ग आपके 169, 14 का वर्ग आपके 196, 15 का वर्ग आपके 225। इसी प्रकार से आपको कुछ वर्ग संख्याएं आपके याद होनी चाहिए, लगभग आप 20 तक याद कर लीजिए। अगर नहीं हो पाती है तो आप एग्जाम में बड़े आसानी से आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इनमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है साथियों, तो यहां से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपके अंडर रूट में कौन सी वाली संख्याएं नहीं आनी चाहिए? आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं अंडर रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो क्या? तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो साथियों, आपको एक छोटा सा एग्जाम बात बताते हैं अपन कि अंडर रूट में कि जो आपका अंडर रूट होता है, उस अंडर रूट का तात्पर्य होता है पावर। यहां पर जो भी गणितीय पद होगा, कोई संख्या होगी या कोई अन्य कोई पद होगा, तो उस पद की पावर 1/2। ठीक है साथियों, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो अगर मान लेते हैं यहां पर आपके 3 लिखा हुआ है, ठीक है साथियों, तो 3 लिखने का मतलब होगा पावर 1/3। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से अगर आपके 5 लिखा होता है तो पावर 1/5। ठीक है साथियों, तो इस अंडर रूट का मतलब आपके समझ में आपको आ गया होगा कि अंडर रूट का ये मतलब है पावर 1/m। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे अभी हमने देखा 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है साथियों, और वो किसका वर्ग है? अगर इसका हम अंडर रूट निकालना हो, ठीक है, तो अंडर रूट का यहां पर मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है साथियों, और हमें पता है कि 16 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या का वर्ग संख्या है? 4 का, तो 4 की पावर 2 हम लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/2। अब यहाँ पर इस ऐसे जो गणितीय पद होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, कोई आधार है, कोई बेस है, उसकी कोई संख्या पावर में है और उन दोनों के पावर में कोई एक तीसरी संख्या है, तो ऐसी जब कंडीशन आती है तब हम देखते हैं जो आपके गणित का जो घातांक नियम है उसके अनुसार अब हम बात करें, किसी संख्या के घात में अन्य कोई संख्या घात में हो तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? गुणा हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर आपके दोनों घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। 4 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को 1/2 से गुणा कर दिए, अर्थात आपके 2 को हम आधे से गुणा कर रहे हैं, अर्थात आधे का डबल कर रहे हैं, तो आपके 1 हो जाता है। 2 को 1 से गुणा किया तो आपके 2, और इसमें भाग जा रहा है 2 का, 2 में 2 का भाग गया तो आपके 1, अर्थात 4 की पावर 1 यानी 4। तो यहाँ पर अंडर रूट 16 अगर आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो एक अपरिमेय संख्या होती। यहाँ पर 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हमने इसको हल किया तो आपके आंसर 4 आ रहा है। और 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 4/1, 4 का मतलब यही होता है। 4 में हम 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पर 4 को हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। इसीलिए जो आपकी जो अंडर रूट 16 है वो एक परिमेय संख्या बन जाती है। और अपरिमेय संख्या यहाँ पर उसका आपको समझ आया होगा कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं। सॉरी साथियों, तो यहाँ पर अंडर रूट में आने वाली संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है साथियों, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही है तो वो आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, इसका मान 22/7 नहीं होता, इसका पाई का मान लगभग 22/7 हम यूज में लेते हैं, जबकि पाई का मान है वो 3.14 के आगे ऐसे अनंत तक चलता है। कभी आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि पाई का मान दशमलव के बाद में 1 करोड़ या 2 करोड़ स्थानों तक हल किया गया, अर्थात निकाला गया। तो पाई का मान है वो दशमलव के बाद में अनंत स्थानों तक चलता है, इसलिए जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है साथियों। इसमें जो दशमलव के बाद में अनंत तक जाने वाली संख्याएं किसमें आती है, आपके अपरिमेय संख्या में आती है। इसके बारे में अपन बाद में भी बात करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रथम टॉपिक है उसमें वास्तविक संख्याओं के अलावा दशमलव संख्याएं और घातांक संख्याओं के कुछ नियम भी हैं। तो इस जो आपकी क्लास होगी, ये वाली क्लास, इस क्लास में हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और आपकी जो कुछ दशमलव संख्या है उनके बारे में बातचीत करेंगे, और अगली क्लास में हम आपके जो घातांक नियमों के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है साथियों, वो सभी परिमेय संख्याएं जो जिनके माध्यम से हम प्रकृति में मौजूद संख्याओं को गिनते हैं, अपने आसपास में जो नेचर है वहां पर मौजूद किसी वस्तु को हम गिनते, चाहे वो टेबल हो, पक्षी हो, आपके जो व्यक्ति हो, जनसंख्या हो, उनको गिनने का तरीका हो, तो वो सभी संख्याएं हैं वो आप इनके माध्यम से गिनते हैं अपन प्राकृत संख्या। अगर प्रकृति में मौजूद होगी तो हम उनको गिन पाएंगे। ठीक है साथियों, इसलिए ये संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, आपके 1 से। तो इन संख्याओं के समूह को अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये शुरू होती है आपके 1 से और अनंत तक, तो ये सभी हो जाती है आपकी प्राकृत संख्या। अब इन्हीं प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर दे तो हो जाती है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है साथियों, तो इन समूहों के अंदर हम पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं और वो हमें प्राप्त हो जाता है आपके पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये संख्याएं भी अनंत होती है, ये संख्याएं भी अनंत होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्या कोई दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृत संख्या प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल, कोई भी दो धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो धनात्मक संख्या हमें प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर प्राकृत संख्या, कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम अगर गुणन संक्रिया करें अर्थात मल्टीप्लाई करें तब भी हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। परंतु ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है, अगर इनका हम व्यवकलन करें अर्थात इनको कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को अगर हम घटाएं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 5 में से 7 घटा दूं तो आपके -2 आ रहा है, जबकि -2 है वो आपके प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात प्राकृत संख्या आपके जो व्यवकलन संक्रिया के लिए संवर्त नहीं होती है। अर्थात कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को अगर व्यवकलन संक्रिया की जाए तो आवश्यक नहीं है कि प्राप्त होने वाली संख्या प्राकृत ही हो। तो ऐसी चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपकी जो भाग संक्रिया है उसके लिए भी ये संवर्त नहीं होती है। ठीक है साथियों, यहाँ पर इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने और आपकी जो गुणन संक्रिया अर्थात आपके योग और गुणन संक्रिया करने पर आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, परंतु आपके व्यवकलन और भाग संक्रिया करवाने के पश्चात आवश्यक नहीं है कि आपके पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। और आपके जो ग्रेड 3 की एग्जाम है वो एग्जाम आपके जो रीट के एग्जाम से थोड़े अच्छे क्वेश्चन वहां से पूछे जाने की संभावना बनती है। और जैसा कि आप जानते हो इस बार कुछ सीट भी थोड़ी कम है, तो आपको एग्जामिनर कुछ अच्छे पेपर बना के देगा ताकि वो अधिक जो योग्य स्टूडेंट है वो कम से कम सीटों, उनकी जो कम सीटों के लिए अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थी उनको प्राप्त हो। तो आप थोड़ा अधिक परिश्रम करें। ठीक है साथियों, अंतिम समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय, इसके लिए आप निरंतर तैयारी करते रहे। फिर हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। ठीक है साथियों, तो पूर्णांक संख्या है उन संख्याओं में हम वो सभी संख्याएं शामिल करते हैं जो आपकी प्राकृत संख्या है, और इसके अलावा इन सभी प्राकृत संख्याओं के सामने अगर अपन ऋणात्मक चिन्ह लगाए कि जैसे -1, -2, -3, माइनस अनंत तक। ठीक है, तो माइनस अनंत से यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ये है तो इनका बढ़ता क्रम इधर आ रहा है। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या और आपकी जो धनात्मक प्राकृत संख्या है इनमें अगर हम शून्य को शामिल करें तो हमें प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या। क्या साथियों, पूर्णांक संख्या ये हो जाती है आपकी पूर्णांक संख्या। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या
कौन सी है, तो हो जाती है आपकी -1। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपसे कुछ संख्याएं दी जा सकती है ऋणात्मक में और पूछा जा सकता है निम्न को आरोही या अवरोही क्रम में जमाए या निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ऋणात्मक संख्या इनका नियम थोड़ा अलग चलता है, उल्टा चलता है। जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी ही बड़ी संख्या होगी क्योंकि वो ऋणात्मक में है, और जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या आपको नजर आएगी वो उतनी ही छोटी होगी क्योंकि वो ऋणात्मक संख्याओं में है। माइनस वाली संख्या है आपकी, उनका नियम है वो आरोही और अवरोही उनका जो क्रम है वो थोड़ा विपरीत चलता है। ठीक है साथियों, यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में हमने बात कर ली, और अभी हम इनके जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके दशमलव संख्याओं का। ठीक है साथियों, तो दशमलव संख्याएं दो प्रकार के हम पढ़ते हैं। जो कक्षा 9 आपकी जो अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। तो दो संख्याएं हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है साथियों, तो शांत दशमलव वो होती है जो दशमलव के कुछ निश्चित एक अंक के पश्चात जाकर वो रुक जाती है। ठीक है, जैसे बात करें अपन 1 में हम अगर 4 का भाग दें तो 1 में तो हमारा 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर एक 0 लग गया। 10 में हम 4 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, 2 शेष पल बचता है। ठीक है, पॉइंट में चल रहा है तो एक 0 लगा सकते हैं। 20 में हम 4 का भाग देते हैं तो 5 आ रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पर दशमलव के एक निश्चित अंक पर जाने के पश्चात ये भाग रुक गया। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या है वो आपके शांत दशमलव संख्याओं में हमें देखने को मिलती है। इसके लिए ध्यान रखना, ये जो आपका डिनोमिनेटर है, आपका हर है, जो ऊपर आपका अंश होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर, और आपका हर है अर्थात डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो आपका हर होगा वो आपके 2 की पावर n या और 5 की पावर m के प्रकार का होगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपके जो हर होगा वो उस हर में आपकी 2 की पावर n और 5 की पावर m के प्रकार की कोई संख्या अगर हमें प्राप्त हो तो वो होगी आपकी कौन सी संख्या, आपकी शांत दशमलव संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि पूरे एग्जांपल के लिए कोई भी संख्या आपके हर में आ रही है जिसका आपको भाग जा रहा है अंश में, तो जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे 40 है। ठीक है साथियों, तो 40 का अगर हम अब हमें पता कैसे चलेगा, कोई भी संख्या है जैसे 25 मान लेते हैं, तो इसमें हमें 40 का भाग दे रहे हैं, या फिर कोई भी यहाँ पे ऊपर कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो हमें भाग देना, हमें ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है सिर्फ नीचे वाली संख्या। तो नीचे आपकी संख्या है 40। ठीक है साथियों, तो सबसे हमें पहले हमें क्या करना है कि ये संख्या इस रूप की है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो जो 40 है उसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना आपको आता ही है। इकाई की संख्या कितनी है, 0 है, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 40 में 2 का भाग जाएगा 20 बार, फिर से 20 में 2 का भाग जा रहा है तो 10 बार, 10 में 2 का भाग जा रहा है 5 बार, 5 में 2 का भाग जा रहा है 1 बार। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई हमें 2 की घात 3 और 5 की घात 1, तो हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो इस प्रकार की हो रही है, अर्थात इसमें भाग जाने के पश्चात आपका एक शांत दशमलव प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। दशमलव के एक निश्चित अंक पर जाने के पश्चात वो रुक जाएगी। ठीक है साथियों, अगर यहाँ पर 2 और 5 के गुणा के अलावा कोई अन्य संख्या हमारे पास प्राप्त होती इसके फैक्टर में, घात में कुछ भी है, घात में आने से मतलब नहीं है। आप ये ध्यान में रखो कि यहाँ पर जो इनका गुणनखंड करने के पश्चात जो संख्या है वो 2 और 5 ही आ रही हो। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आएगी तो वो निश्चित ही एक अशांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है साथियों, और वो संख्या जो एक निश्चित दशमलव के निश्चित संख्या के बाद में जाकर उनका जो भाग है, जो भाग संक्रिया है वो रुक जाता है, तो वो सभी संख्या आपकी परिमेय संख्याओं में शामिल होती है। ठीक है साथियों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जैसा कि अपन करते भी है। जैसे अभी हमने निकाला, जैसे 125 है, 1.25 है, ये फिक्स अंकों के बाद में जाके रुक गया, तो अगर मैं नीचे 2 0 लगा देता हूं तो आपका ये दशमलव हट जाता है, अर्थात इसको हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यह एक परिमेय संख्या का ही एक प्रकार का रूप है। ठीक है साथियों, इनके अंदर एक चीज हम ये भी देखते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं कि जैसे आपका 125/100 हमारे पास प्राप्त हुआ, तो अगर हम काटें तो 5/4
इसके अंदर हम 25 का भाग दें तो 25 का भाग 5 बार 125 और 25 का भाग 4 बार बोले तो आपका 4। ठीक है साथियों, तो ये दोनों आपके तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हो जाती है। इन दोनों को हम तुल्य भिन्न बोलते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात ये दोनों संख्या बराबर है तो ये संख्या आपके p/q के रूप की हो गई और ये आपके परिमेय संख्या हो गई। तो ये एक परिमेय संख्याओं का ही एक रूप है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हम बात करें अशांत दशमलव की, तो वो संख्या जिनका वो दशमलव संख्या जो एक दशमलव के पश्चात रुकती नहीं है। ठीक है, एक निश्चित अंक पर रुकती नहीं है, वो एक अनिश्चित रूप से चलती जाती है अनंत तक। ठीक है साथियों, तो वो सभी होती है अशांत दशमलव। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है कि दशमलव के पश्चात मान लेते हैं कि एक निश्चित अंकों की आवर्ती बार बार हो रही हो और वो अनंत तक जा रही हो, तो वो तो हो जाती है आपकी अशांत जो अनवसानी आवर्त दशमलव संख्या है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से दशमलव के पश्चात कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनकी आवर्ती नहीं होती है जबकि वो अनंत तक चलती है, उनमें कोई निश्चित नियम नहीं होता अंकों के आने का दशमलव के बाद में, परंतु वो संख्याएं अनिश्चित रूप से अनंत पर चलती जाती है, तो वो हो जाती है आपकी अनवसानी अनावर्त दशमलव संख्या। इनकी अगर हम बात करें तो जैसे आपके मैं बताऊं 20 में हम अगर 6 का भाग दें, ठीक है साथियों, तो अगर आप दोगे तो 20 में अगर हम 6 का भाग दें तो 20 में 6 का भाग जाएगा 3 बार, दशमलव शेषफल आपका 2 बच गया, फिर से 0, फिर से 3 बार, इस प्रकार से ये अनंत तक चलती जाती है। ये सभी संख्याएं आपकी अनवसानी आवर्त दशमलव संख्याओं में शामिल होती है। इसी प्रकार से कुछ और संख्याएं हैं, जैसे अगर आप 1 में 7 का भाग दोगे या 2 में 7 का भाग दोगे, तो ये सभी संख्याएं कैसी है आपकी अनवसानी आवर्त दशमलव संख्याएं, जिनका अंकों की आवर्ती दशमलव के पश्चात कोई एक अनिश्चित रूप से चलती जाती है। तो आपके लेकिन उनमें क्या होता है, अंकों की आवर्ती होती है। जब अंकों की एक निश्चित अंकों की बार बार आवर्ती होती है तो आपके हो जाते हैं दशमलव, जो आपके आवर्त दशमलव संख्याओं में शामिल होते हैं, जो कि एक परिमेय संख्याओं का रूप है। एग्जाम में ऐसी संख्याएं आपको देता है और उनको p/q के रूप में परिवर्तन करने को बोलते हैं, जहां पर संख्याएं p/q के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वो संख्याएं जो p/q के रूप में परिवर्तित होती है उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसलिए ये संख्या भी एक परिमेय संख्याओं का ही एक रूप है। इसके अलावा अनवसानी अनावर्त दशमलव संख्याओं की अगर हम बात करें तो पाई है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पे अनावर्त रूप से ये अनंत तक चलती जा रही है, तो ये सभी संख्याएं हो जाती है आपकी अनवसानी अनावर्त दशमलव संख्याएं। ठीक है साथियों, अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पूर्व के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो ग्रेड 3 है, जो कि 2022 में आयोजित की गई, जो कि एग्जाम जो भर्ती है वो 2022 की थी। एक्चुअली जो एग्जाम है वो 23 फरवरी 2023 को आयोजित की गई। उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपके है 0.120, जो आपका जो पॉइंट क्वेश्चन है 0.1254, 5 और 4 के ऊपर यहाँ पर बार है, अर्थात आपके जो किस प्रकार की संख्या हो गई, आपके अनवसानी आवर्त दशमलव संख्या के प्रकार की यह संख्या हो गई है। इसको आपको भिन्न के रूप में निरूपित करता है। भिन्न कैसे हो गया, भिन्न का मतलब यहाँ पर p/q के रूप में निरूपित करना है। ठीक है साथियों, यहाँ पे इनके ऊपर बार है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में इनका लेवल अच्छा हो सकता है। ठीक है साथियों, एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, फिर चाहे आपके रीट हो या ग्रेड 3 हो, दोनों के सिलेबस में काफी ज्यादा सिमिलरिटी भी है। तो यहाँ पे एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो जो आपके संख्या लिखी है वो ऐसे के ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर इसमें से वो संख्या घटा दो जिनके ऊपर बार नहीं है। अगर बार कोई संख्या ऐसी है ही नहीं तो आपको वो संख्या नहीं लिखनी है, ठीक है। सभी संख्याओं के अगर ऊपर बार है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो संख्या घटा दो जिनके ऊपर बार नहीं है, तो वो मैंने घटा दिया, ठीक है साथियों। अब इसके बटे में वो संख्या लगाओ जिनके ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखो,
ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 हम लिख देते हैं, ठीक है, और फिर जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 लगा देते हैं। यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो हमने 2 संख्याएं लिख दी, ठीक, 2 अपन 9 लिख रहे हैं। 2 संख्या ऐसी है जिनके ऊपर बार नहीं है तो हमने 2 संख्या यहाँ पर लिख दी, ठीक है। दशमलव से पहले यहाँ पर 0 है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है साथियों। वैसे अगर यहाँ पर दशमलव से पहले कोई संख्या होती है तो उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर 4 में से 2 गया तो आपके 2, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पे 2 में से 0 गया तो 2 और 1 में से 0 गया तो 1, और डिवाइड हो रहा है आपके 9900। क्या इस प्रकार की कोई संख्या है? बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो हम इसको एक बार काटने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर भी 0 है, तो दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनखंड 2 है। तो दोनों संख्याओं में हम ऊपर और नीचे आपके जो न्यूमिनेटर और आपके डिनोमिनेटर है दोनों में हम इनमें 2 का भाग दे देते हैं। तो आपके 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 12 में 2 का भाग 6 बार जा रहा है, 4 में 2 का भाग 2 बार जा रहा है और 2 में 2 का भाग 1 बार जा रहा है। इसी प्रकार से नीचे 9 में 2 का भाग आपके 4 टाइम्स जाएगा। फिर आपका एक शेषफल बच गया, आगे आने वाली संख्या 9 है तो 19 में आपका 2 का डिवाइड है वो 9 टाइम जाएगा। फिर से आपका 1 बच गया, फिर से अगला अंक आपका 0, तो 10 में आपका 2 का डिवाइड 5 बार जा रहा है और अंत में आपका 0 बच गया, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से क्या ऐसी कोई संख्या इधर नजर आ रही है? नहीं, ऐसी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिवाइड करेंगे। 2 का भाग यहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा इसका पता हम कर रहे हैं। इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 होता है तो उस संख्या में हम 2 का भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब हम 3 के बारे में जांच करते हैं। तो 3 की जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर इन सभी संख्याओं का योग करेंगे और अगर उस योग में 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी जाएगा। तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो आपके जो न्यूमिनेटर है उसमें तो आपका 2 का भाग जा रहा है। अब डिनोमिनेटर में हम जांच करते हैं। तो 9 और 4 आपके 13 होते हैं, 13 और 5 आपके 18 होते हैं। तो बिल्कुल आपके इन दोनों संख्याओं में आपका 3 का भाग जा रहा है तो हम दोनों में 3 का भाग दे देते हैं। तो 6 में 2 का भाग 3 का भाग 2 बार जाएगा, 2 में जाएगा नहीं, और 21 में आपका 7 टाइम आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इसी प्रकार से 4 में 3 का डिवाइड 1 टाइम्स जाएगा और एक शेषफल बच गया। आगे आने वाली संख्या आपकी 9 है तो 19 में आपका 3 का डिवाइड 6 टाइम जाएगा, तो शेषफल आपका फिर से 1 बच गया। आगे आने वाली संख्या 5 है तो 15 में आपका 5 टाइम आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे आने वाली संख्या 0 है। इस प्रकार की भी कोई संख्या यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो इसको हम एक बार फिर से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 5 और 2 9 होते हैं, यहाँ पे फिर से 3 का डिवाइड जाएगा और 6 और 1 7 और 5 12, तो यहाँ से फिर से 3 का डिवाइड दोनों में जा रहा है। तो दोनों में हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 20 में आपका 3 का भाग 6 टाइम जाता है और 7 में आपका 3 का डिवाइड 2 टाइम जाता है। सॉरी, आपका 20 में 6 का भाग जाने के पश्चात 2 शेषफल भी बचते हैं और आगे आने वाली संख्या 7 है तो 27 में इसका भाग 9 बार जा रहा है, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से इसमें 5 का भाग, इसमें 3 का भाग 5 बार जाएगा, एक शेषफल बच गया। फिर से आने वाली संख्या 15, फिर से 5 का भाग 0। तो यहाँ पर जो संख्या है वो जो आपका आंसर है वो ये यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है साथियों। तो यहाँ से आपको बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि आपकी जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही नीचे उतने ही 9 लगाने, और उसके पश्चात जितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं है नीचे उतने 0 लगाने हैं, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो उनको गठाना है। बड़ा ही आसान तरीका है। लगभग आधे मिनट का ये क्वेश्चन है। एग्जाम में आप बड़े इजीली कर लोगे और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपको ये सही करवा के देगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? कौन सी संख्या नहीं है साथियों? वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं है, वो अपना क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। तो पाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या हो जाती है
तो जो संख्या अपरिमेय होती है वो तो वास्तविक संख्या का ही एक प्रकार है, तो यहाँ पे ये आंसर अपना कट जाता है। दूसरी है -1/√2। √2 आपकी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्याओं के रूट के अंदर माइनस में नहीं आना चाहिए, रूट के बाहर तो माइनस आ सकता है, तो ये आपके फिर से अपरिमेय संख्या हो गई, तो ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। फिर आपके -1/3 की पावर 1/2, यहाँ पे भी आपके जो 1/2 है अर्थात ये पूरी संख्या अंडर रूट में आ जाएगी। आपके जो घात 1/2 होता है इसका यही तो मतलब होता है, तो ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपके अंडर रूट में माइनस की संख्या आ गई, तो यही एक आपकी काल्पनिक संख्या हो जाती है, अर्थात ये वास्तविक संख्या नहीं है, अतः आपका उत्तर है वो -√4 हो जाता है। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल, तो यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात है, वर्गमूल और घनमूल की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को वैसे हम अगली क्लास में फिर से देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसका उत्तर देख लेते हैं। मान लेते हैं वो संख्या अक्स है, ठीक है साथियों। अब इस संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल का अर्थ √x, और अंडर रूट में क्या आएगा 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, जैसा कि मैंने आपको बताया था। √x का मतलब यही होता है। दूसरा है घनमूल। घनमूल का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर आने वाली संख्या 3, उसी संख्या का वो घनमूल है, अर्थात x की पावर 1/3 का n गुणा है, ठीक है। ये बोल रहा है वर्गमूल, अर्थात x की पावर 1/2 उसी संख्या के घनमूल का n गुणा है। इस घनमूल को अगर मैं n से गुणा करूं तो ये उसके वर्गमूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सिंपल सा है। सबसे पहले यहाँ पे घात 2 हो रही है, तो हम सभी दोनों तरफ आपके जो समीकरण है उसके दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, वर्ग, जिससे क्या हो जाएगा आपके घात 1/2 होते जो है वो आपके हट जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ही आसान सा तरीका है। हमें पता है कि कोई भी संख्या के घात में अगर कोई अन्य संख्या घात में होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 1/2 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो आधा और आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और घातें हट जाएगी। तो यहाँ पे x की घात 1/2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 आपका कट गया और क्या आ गया, x आ गया, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से इधर हम करेंगे तो n की घात 2 हो जाती है, इसको हम हल करेंगे तो x की घात 2/3 हो जाती है। तो बड़े आसान तरीके से हमने इसको हल कर लिया, ठीक है साथियों। अब हमें क्या करना है कि इधर घात 1/3 है, इसको भी हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घातें आपको क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ आपके घन कर देते हैं। दोनों तरफ आपको घात 3 से गुणा कर देते हैं। तो दोनों तरफ हम घात 3 से गुणा करेंगे तो n x की पावर 2/3, इसको टोटल सभी गणितीय पद को हम 3 से कर देते हैं, ठीक है साथियों। अब x की घात 3 तो आपको पता ही है, x की घात 3 हो जाती है, बराबर इस n की घात 3 क्या होगी, n की घात 3, और आपके x है उसकी घात 2/3 है, घात के एक और संख्या घात में आ गई तो गुणा हो गई। तो यहाँ पर 3 तो क्या हो गया, 3 से कैंसिल हो गया। तो आपके समीकरण क्या बना, x की घात 3, n की घात 3, x की घात 2। अब जैसा कि हमको पता ही है इधर कोई संख्या है जो गुणा में है वो बराबर के दूसरी तरफ आती है तो भाग में चली जाती है। तो यहाँ पे आपका समीकरण हो जाता है x की घात 3 डिवाइड बाई x की घात 2 बराबर n की घात 3। तो x की घात 3 में x की घात 2 का हम भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका x। तो आपके माफ करना, यहाँ पर n की घात 2 थी, ठीक है। इस n की घात 2 को हम 3 से गुणा कर रहे हैं। एक छोटा सा आपका प्रॉब्लम हुआ, उसको हम हल कर देते हैं। तो आपकी घात 2 पहले से थी, यहाँ पर 2 गुणा 3, ठीक है साथियों। तो 2 गुणा 3 आपके क्या हो जाता है 6। 2 और 3 को हम अगर गुणा करते हैं तो वो आगे हो गया आपका 6, ठीक है साथियों। तो x बराबर हो गया आपका n की पावर
6। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है n की घात 6। बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों तरफ क्वेश्चन को समझने की थी और समीकरण के बैलेंस को हमें बनाए रखते हुए कोई भी संक्रिया अगर हमें करनी है तो हमें दोनों तरफ करते हुए उस क्वेश्चन का बड़ा ही आसान से और सिंपल तरीके से उसका हल निकाल लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2/3 और 1/2 और 2/3 को हमें दशमलव प्रसार करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो आपका हो गया, तो मेथड फर्स्ट है तो वो तो हो गया आपका कि 1/2 और 1/3 को आपको एलसीएम लेकर इनको जोड़ लीजिए पहले। तो हमें पता है कि 2 और 3 का आपका एलसीएम है, तो वो आपका हो जाता है 6। 2 और 3 का आपका एलसीएम है वो 6 हो जाता है, तो आपका एलसीएम 6 में आपका 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 6 में आप 3 का डिवाइड करेंगे, आपके इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 में डिनोमिनेटर का भाग देते हैं तो 2 आ जाता है, 6 में 3 का भाग देने पर 2, और इसका जो अंश है न्यूमिनेटर है वो आपका 1 है, तो यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिवाइड बाई 6, और आपकी इक्वेशन आ जाती है, हल आता है आपके 5/6। तो बड़े आसानी से हम 5 में 6 का भाग देते हैं और आसानी से हम इसका हल निकाल लेते हैं। तो 5 में 6 का भाग जाता नहीं है तो 0, अब यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे दशमलव हो गया, 50 में हम 6 का भाग देते हैं तो 8 बार जाता है, शेष पल 2 बचता है 0, 20 में हम 6 का भाग 3 बार जाता है और ये अनंत बार चलता जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाता है। बड़ा ही सिंपल सा छोटे से 2 अक्षर का पूरा सा क्वेश्चन है। इसका मेथड सेकंड है। मेथड सेकंड करने का तरीका ये है कि 1/2 प्लस 1/3 है। ठीक है साथियों, तो 1/2 होता है आपकी 0.50। ठीक है साथियों, आपका आधा है, आधा आपका 0.5 होता है, आप भाग दे के देख लीजिए। दूसरा है 1/3, अभी हमने कुछ ही समय पहले किया था। 1 में 1 में आपका 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट होते हैं यहाँ पे 10, 10 में आपका भाग जाता है 3 बार, फिर से 10, फिर से ये 3 बार, तो यहाँ पर आपके हो जाता है 0.33, अर्थात यहाँ पे 0.3 बार। ये अनंत टाइम आता है, तो इस बार को यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 0 और 3 आपके 3 हो जाता है, ऊपर बार है, 5 और 3 आपके 8 हो जाता है, और फिर आपका दशमलव होता है, फिर 0 है, तो आपका आंसर बड़ा ही आसानी से ये हो जाता है। ठीक है साथियों, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन किए थे बार वाले, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम आगे बात करते हैं, 3/7, 2/9, 5/11, 1/4 का आरोही क्रम का विन्यास। इनको छोटे से बढ़ते क्रम में हमें इनको व्यवस्थित करना है और इनमें से कोई आपका एक आंसर हमें चूज करना है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, इन क्वेश्चंस को भी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम प्रत्येक को हम भाग दे के देख लेते हैं, और दूसरा तरीका हम इनका जो एलसीएम है, उनका जो हर है डिनोमिनेटर है, उनका हम एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के पश्चात हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम पहला तरीका यूज में लेते हैं। सबसे पहले 3 में हम 7 का भाग देते हैं, तो 3 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, तो 0.दशमलव आते ही यहाँ पे हो गया आपका 30 हो गया, तो 30 में आपका 7 का भाग जाता है 4 बार। ठीक है, फिर आपका 2 शेष पर बच गया, दशमलव में भाग दे रहे हैं तो 0 हम लगा सकते हैं। तो 20 में हम 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, और ये आगे भाग 6 आता है, फिर 0 जाता है, तो ऐसे ये भाग आगे चलता जाता है। ठीक है साथियों, फिर हम बात करते हैं 2 की, तो 2/9, 2 में अगर हम 9 का भाग देते हैं तो 2 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगने के पश्चात यहाँ पे हो गए 20, तो 20 में हम 9 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, फिर से 0 आता है, फिर से 2, तो आपका भाग इस प्रकार से ये 2 2 2 2 अनंत तक चलता जाता है।
ठीक है साथियों। फिर आगे वाली संख्या है आपके 5/11। 5 में 11 का भाग जाता नहीं है तो हम दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर हो गए 50। 50 में आपके 11 का भाग 4 बार जाता है, 44। 50 में से 44 गए तो आपके शेष पर बच गए 6, फिर 0। फिर इसमें भाग जा रहा है 5 बार, क्योंकि 11 को 5 बार गुणा करते हैं तो 55। फिर से 0, फिर से 4, ऐसे ये अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है साथियों। फिर अगर हम आगे बात करते हैं 1/4 की, तो हम 1 में 4 का भाग जाता नहीं है, 0। 10 हो गए, 10 में 4 का भाग आपके जाता है 2 बार, फिर 20 आएंगे वो आपके 5 बार। ये क्वेश्चन भाग हमने अभी कुछ ही समय पूर्व किया था। ठीक है साथियों। तो अब हम इनको आरोही क्रम में जमाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये आ जाती है, फिर आपकी ये आती है, उसके पश्चात आपकी ये और ये आती है। तो हम आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले 2/9 आना चाहिए, तो आपका ये आपका आंसर कट गया, यह आपका आंसर कट गया। फिर आपका आना चाहिए 1/4, तो ये दोनों आ रहे हैं। फिर उसके पश्चात आना चाहिए आपका 3/7, इसमें भी 3/7 आ रहा है, इसमें भी 3/7 आ रहा है। ये आपके ऑप्शन मिसमैच हो गए होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन का तरीका ऐसा ही होने वाला है। इसके दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, तो आपके जो भी आपके अंश, जो आपके डिनोमिनेटर है, उन सब का आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए। डिनोमिनेटर में है आपके 4, 7, 9 और 11। तो सबसे पहले हम अगर एलसीएम निकालें तो इनमें 2 का भाग जा रहा है इस संख्या में, तो 2, 7, 9, 11। ठीक है साथियों। फिर से इसमें हमारा 2 का भाग जा रहा है, तो 1, 7, 9 और 11। फिर 7, 1, 1, 9 और 11, क्योंकि यहाँ पे 7, 9 और 11 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इन संख्याओं में स्वयं के अलावा मात्र 1 का भाग जाता है। ठीक है साथियों। तो आपका एलसीएम है वो आया 2 × 2 आपका था 4, 7, 9 और 11 आपका एलसीएम यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है साथियों। तो जो आपका एलसीएम आ रहा है, उन सभी संख्याओं को इन संख्याओं में हम क्या कर दे साथियों, गुणा कर देते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं को इन संख्याओं से गुणा कर देते हैं। 4, 7, 9 और 11 डिवाइड में आपका आ रहा है 7। इसी प्रकार से आगे आने वाली संख्या 2/9, इनको हम क्या करेंगे, 4, 7, 9 और 11 से गुणा कर देते हैं। फिर आपकी संख्या है 5/11, इसको हम गुणा करेंगे 4, 7, 9 और 11 से। फिर हम आगे आने वाली संख्या 1/4 से गुणा करेंगे, 4, 7, 9 और 11। ठीक है साथियों। तो हम यहाँ पर 7 को इससे काट देते हैं, 9 को इससे काट देते हैं और 11 को इसे हमारे कट हो जाते हैं। तो आपकी जो संख्या है ये होगी आपकी 3, 4, 9 और 11। तो ये थोड़ा बड़ा मेथड है, तो हम इसको छोटे मेथड से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा भाग देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर कोई छोटी संख्या, कोई क्वेश्चन में अगर हमें केवल 2 संख्या ही पूछे, तो बड़े इजीली से हम इस मेथड से एक क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेते हैं। ठीक है साथियों। तो हमने इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो डिनोमिनेटर है, जो हर वाली संख्या है, वो यहाँ से हम विलुप्त करके बड़े आसानी से छोटी और बड़ी संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वैसा ही क्वेश्चन अभी जो हमने कुछ समय पूर्व किया था, ये बोल रहा है कि 2 को गुणा कीजिए 0.88 के ऊपर क्या है आपके बार है। तो ये कैसी संख्या हो गई, अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब ऐसी संख्या आती है तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है नीचे उतने 0 लगा लेते हैं, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो नीचे 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो इस संख्या को हम p/q के रूप में बड़े आसानी से चेंज कर लेते हैं, और उसके पश्चात हमें क्या करना है, इनको हल करना है। अब 2 को हम 8 से गुणा करते हैं तो 16, 16 में हम 9 का भाग बड़े आसानी से दे जाते हैं। ठीक है। अब हम इसमें भाग देते हैं तो 9 का भाग 1 बार जाता है, शेष पर 7 बचता है, 0 आता है। 9 का फाड़ा अगर हम 9 का जो
टेबल है वो हम 7 बार बोलते हैं तो 63 आता है, अर्थात इसका भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम जा रहा है। इसी प्रकार से 63 को 70 में से घटाते हैं तो फिर से 7 आता है, फिर से हम 0 लगाते हैं, फिर से 63 आते हैं। तो ये भाग 7 बार चलता जाता है अनंत टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम तक ये चलते जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 7 की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ये हो जाता है, इसके ऊपर बार आएगा। ठीक है साथियों, 1.77 के ऊपर बार। तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से, छोटे से क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 2 की पावर 0 है, फिर आपकी 2 की पावर -1 है और 2 की पावर -2 है। इसको हम हल करें तो 2 की पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो आपका उसको हम, उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। इसी प्रकार से 2 की पावर 1 है तो हमें पता है कोई भी संख्या की घात अगर माइनस में होती है तो वो नीचे आकर घात प्लस में हो जाती है, या फिर ऊपर में अगर नीचे वाली घात माइनस की होती है तो ऊपर जाकर वो घात प्लस की हो जाती है। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की घात -1 है तो वो नीचे आके 2 की घात +1। इसी प्रकार से 2 की घात -2 नीचे आकर 2 की घात +2 हो जाती है। इसको हमें हल करना आता है। 1 + 2 की घात 1 आपके 2 होता है, 2 की घात 2 आपके 4 होता है। यहाँ पे एलसीएम आपके 1, 2 और 4, इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालना चाहे तो 1, 1, 2 और 2 का अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे एलसीएम 2/2, 4 यहाँ पे आपका एलसीएम प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, 4 को में हम 4 का अगर डिवाइड करें, 4 में अगर हम 1 का डिवाइड करें तो 4 आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 4 में हमारा 2 का डिवाइड जाता है 2 टाइम्स, फिर इसको गुणा करेंगे आपका जो अंश है उसको 1 से। तो सबसे पहले तो आपका जो एलसीएम है, उस एलसीएम में आपको आपके जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसका डिवाइड करना है। ठीक है साथियों, और फिर आपके उसको अंश से गुणा कर देना है। बड़े आसान तरीके से ये हमें एलसीएम लेकर इनको जोड़ योग करना है। इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करने का तरीका ये है कि देखो यहाँ पर जो ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही है, इसमें ये जो इनका योग है, इनके योग में 1 आ रहा है, तो इनका जो जोड़ होने वाला है वो 1 से बड़ा होगा। क्या होगा साथियों, इनका योग है वो 1 से बड़ा होगा। तो इनमें से कौन कौन सी संख्या है जो 1 से बड़ी हो रही है, और इनका जो हर होगा वो 4 होने वाला है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है तो ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे 1/4 आ रहा है, इनका योग 1/4 में 1 और 1/2 को जोड़ना है तो ये वैसे नहीं आ सकता। ठीक है साथियों, इनका योग 1 से बड़ा होने वाला है तो ये भी नहीं आ सकता। तो अपना आंसर सीधा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है साथियों, ये आपका शॉर्ट ट्रिक, सीधा आंसर आपको ऑप्शन से ये क्वेश्चन करने का ये तरीका हमें मिल जाता है। क्योंकि आपको हमें पता है, इसको हम 1/2 की घात 2 लिखेंगे, 1/4 होगा, और 1/4 में हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो आपका ये आंसर नहीं होने वाला, और यहाँ पर 1 में हम कुछ जोड़ेंगे तो ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। आंसर आपके 2 बचते हैं, हमें पता है डिनोमिनेटर में अपने साथ नहीं आने वाले, तो हमें इसको ऑप्शन को वैसे कट करते हैं तो आपका आंसर सिर्फ 1 बचता है। ठीक है साथियों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करने का प्रयास कीजिए और समय को अधिक से अधिक बचाइए, ताकि किसी क्वेश्चन में अगर आपको आप अटक जाते हैं तो उस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर पाए, थोड़ा अधिक समय देकर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1 सेकंड 1 घंटे को कितने दशमलव के भाग है। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। 1 घंटा है, उस 1 घंटे को हम सबसे पहले मिनट में चेंज करना चाहें, एक घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है साथियों, फिर हमें पता है कि 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो यहां से आपके 60 मिनट में आपके कितने सेकंड होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में आपके 60 × 60 सेकंड होते हैं, अर्थात 6 को 6 से गुणा किया तो 36, और 2 0 है तो 36, 3600 आपके सेकंड हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये बोल रहा है कि 1 सेकंड 1 घंटे का कौन से दशमलव का भाग है, अर्थात हम 1 सेकंड में
आपके आपका जो 1 घंटा है, 1 घंटे में आने वाली सेकंड है उसका हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों का हमें डिवाइड करना है और हमें आंसर प्राप्त कर लेना है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले 1 में हमें 36 का भाग देना है और डिवाइड में आपके 100 है, तो उसको हम हल कर लेंगे। 1 में आपका 36 का भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 10 हो जाते हैं। 10 में भी यहाँ पे 10 में भी 36 का भाग नहीं जाता, तो हम एक और 0 लगाते हैं, तो 100 में हमारा 36 का भाग जाता है। 36 का अपन टेबल बोलते हैं, तो 36 और 36 72, 72 और 36 108, तो हमारा भाग जाएगा 2 बार, क्योंकि ये 3 बार देते हैं, तो ये 36 आपका जो 100 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हमारा भाग जा रहा है 2 बार। ठीक है साथियों, हमारा क्वेश्चन है कि 2 से पहले कितने 0 आने चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये तो आपका आएगा नहीं। ठीक है साथियों, बड़ा आसान क्वेश्चन है। और आपके अभी इनके ये आगे भाग हमारा जा रहा है, नीचे 100 है, तो इस 100 को भाग देते हैं, तो ये दशमलव आपके 2 संख्या आगे आ जाता है, तो 0.0002 और ये आगे भाग हमारा जा रहा है। तो 2 से पहले 3 0 जिस ऑप्शन में हो, हमें अपना आंसर वही मिलने वाला है। यहाँ पे 2 0 है, इसलिए ये ऑप्शन वैसे कट हो गया। यहाँ पे भी 2 0 है, तो ये ऑप्शन भी वैसे कट हो गया। हमारा दशमलव जो आपका 2 है, दशमलव है, उससे पहले 3 0 वाला हमारा आंसर होने वाला है। तो आपका ऑप्शन से और थोड़ी कैलकुलेशन से बड़े इजीली से इस क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ने हमारे को घुमाने का इसलिए प्रयास किया कि 1 घंटे को कितने भाग हैं आपके सेकंड का, तो आपको दशमलव में भाग दे के बताना है। तो हमें सबसे पहले घंटे में 1 घंटे में आने वाली सेकंड हमें निकालनी है, और उस 1 सेकंड में हमें उन सभी सेकंड का डिवाइड करना है। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 5/9, 3/7, 11/13 और 6/7 और 7/8 को हमें भिन्नों के सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग हमें निकालना है। ठीक है साथियों, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारा तरीका है, या तो आप एलसीएम से कीजिए, या इनको आप गुणा करके, इनका जो भाग करके इनकी संख्याओं का निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले 5/9 है, तो 5/9 को अगर हम हल करें, तो 5 में तो हमारा 9 का भाग जाएगा नहीं, तो 50 में हमारा 9 का भाग जाता है 5 बार, क्योंकि 9 गुणा 5 होता है 45। ठीक है साथियों, फिर से आपका 5 बच गया, फिर से 5 बार जाएगा, तो 0.55 ये अनंत टाइम्स चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी संख्या होने वाली है 3/7, तो मैं एक बार इनका भाग दे देता हूं। तो अभी हमने कुछ समय पूर्व ये किया था। जीरो 0.4 और 30 में हमारा 7 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर आपके 28, 30 में से 28 के आपके 2 बचे, फिर 20 में आपका भाग जा रहा है 2 बार, यहाँ पे 14, फिर आपके 6 आ रहे हैं, फिर इसमें 60 में आपका भाग जा रहा है 8 बार। ठीक है साथियों, यह भाग हमने अभी कुछ ही समय पूर्व किया था। फिर आपका आता है 11, 11 में आपका डिवाइड देना है 13 का, तो 11 में तो आपका भाग जाएगा नहीं, तो 110 में आपका 13 का भाग 8 बार जाता है 104। ठीक है साथियों, फिर आपका शेषफल बचा 6, 6 में 13 का भाग जाएगा नहीं, 60, 60 में 13 का भाग जाता है 4 बार, 13 चौक 52, फिर आपके बचते हैं 8, 80 में आपका भाग जाता है 5 बार, 6 बार, 13 को 6 से गुणा करते हैं तो 78। ठीक है साथियों, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 6/11,
6 में 11 का भाग जाएगा नहीं तो 0। ठीक है साथियों, 60 हो गया। 60 में आपका 11 का भाग जा रहा है 5 बार, फिर आपके 5 बचे 0, फिर आपका जाएगा 4 बार, फिर आपके भाग जाएगा 4 बार। ठीक है साथियों, फिर से 5, फिर से 6 बच गए, फिर से 5 टाइम जाएगा। इसी प्रकार से आपका करते हैं 7 में 8 का भाग। ठीक है, तो 7 में तो भाग जाएगा नहीं, 70 में 8 का भाग जाता है 8 बार। ठीक है, 64, 70 में से 64 गए तो आपके बचे 6, फिर 0, फिर आपके भाग जाता है 7 टाइम, फिर आपके 4 बचे 0, फिर आपके जाता है 5 टाइम। ठीक है साथियों, हमने भाग अभी दे दिया, ये भाग आप भी दे सकते हो। भाग तो बड़े आसानी से काम है। अब हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का निर्धारण करना है, तो 0.4 ये सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या का अगर हम निर्धारण करें तो 8.7, 8 पॉइंट के ऊपर 8 से ऊपर हमारे पास ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का हमें योग करना है, तो हमें जोड़ना है 3/7 प्लस 7/8। हमें पता है दोनों का एलसीएम 7 गुणा 8 होता है, तो 7 में हम 7 मल्टीप्लाई बाई 8 में हम अगर 7 का डिवाइड करें तो आपका आता है 8। 8 को हम किससे गुणा करना है, 3 से, प्लस इसी प्रकार से 7 मल्टीप्लाई बाई 8 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है साथियों, 8 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, 7 को 7 से करते हैं 49, 7 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है साथियों, इन दोनों को हमें जोड़ते हैं, 9 और 4 होते हैं आपके 13, 1 बच गए, 4 और 2 6 और 1 7, 73 बाई डिवाइड बाई 56। इसमें इसका भाग जाता है 1 बार, शेष पल आपके कितने बचेंगे, 4 और 3 7 और 10 17, तो 17/56। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? वैसे आपको सीधा तरीका ये है कि यहाँ पर आने के पश्चात आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम 56 आ रहा है, तो वो संख्या देखो जिनमें आपका एलसीएम कितना आ रहा है 56। ये आपका आएगा नहीं, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन आपका सिर्फ ये एक बच जाता है। ठीक है साथियों, और दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाओ, थोड़ा आसान तरीका हो तो आप उससे करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है अभी मेरे को जो तरीका है वो ध्यान में नहीं हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या इनमें से कौन सी है? ठीक है साथियों, हमें पता है 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये है। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करते हैं कि भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसके दाएं तरफ से 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। हमें पता है 9 है, 9 ऐसी संख्या जिसका वर्ग आपके जो 9 या 9 से कम हो, तो हमें पता है 3 का वर्ग आपके 9 होता है। ठीक है साथियों, तो 3 और 3 आपके 6 हो जाते हैं, 9 में से 9 आपके घटने पर 0। नेक्स्ट आपकी दोनों संख्या होने वाली है 99। नेक्स्ट जोड़ा हमने उतार लिया। अगर हम यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करते हैं तो ये इससे बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर आपके आने वाली संख्या है वो है 1। ऐसी संख्या यहाँ पर वो लिखेंगे हमें जिसका इससे गुणा करने पर इस संख्या से बड़ी नहीं होनी चाहिए, अर्थात 99 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 6 को 1 से किया तो 61, इन दोनों को जोड़ा तो 62, इसमें से इसको घटाया तो 38। आगे आने वाली संख्या का जोड़ा हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपका आया 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर संख्या लिखी है 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है साथियों, 4, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, 49 की संख्या 9 यहाँ पे बच गया 4। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 14, 14 और 4 आपके हो गए 18, 18 का इकाई का अंक हम यहाँ पे लिखेंगे। और 7 को 6 से गुणा किया तो 42, 42 और 1 आपके 43। ठीक है, ये संख्या इससे थोड़ी बड़ी है, तो इससे छोटी वाली संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो हो गई आपकी 6। ये आपकी बड़ी हो रही, तो ये आपका नहीं आने वाला। इसी प्रकार से हम 6 के लिए ट्राई करेंगे, तो 6 28 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 को 8 से गुणा करते हैं तो अपने आते हैं
छोटी संख्या लिखनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 को 6 के मल्टीप्लाई किया तो 36। यहाँ पे आपकी जो संख्या बच गई वो 3, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 3 5, फिर से आपके 1 बच गया। 6 को 6 के मल्टीप्लाई किया तो 36 और 37। यह आपकी संख्या इस संख्या से छोटी है, तो अपना जो नेक्स्ट संख्या आने वाली है वो 6 आ जाती है। वो आपके आ गए 3 7 5 6। तो अब आपका जो संख्या बच गई, शेषफल बच गया, वो आएगा 3 4 1 143। इसी संख्या में ये संख्या है वो इससे बड़ी होने वाली है, तो ये आपका शेषफल बच गया। तो अब हमें निकालनी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी आपकी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हम इस प्रकार से निकालेंगे। ये जो आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से अगर मैं 143 घटा दूं तो आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आने वाली है। तो 9 में से 3 गए तो आपके 6 आ जाते हैं, 9 में से 4 गए तो 5 आ जाते हैं, 9 में से 1 गया तो 8 आ जाते हैं। ठीक है साथियों, क्या इन ऑप्शंस में ऐसी संख्या है? बिल्कुल, अपने आंसर ये होने वाला है। इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो लगभग 30 से 40 सेकंड का ये क्वेश्चन है। बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमें पता है हम भाग देते हैं तो अंत में शेषफल बचता है। ठीक है साथियों, तो शेषफल गुणा में आता है, तो इसमें शेषफल आपके योग में आता है, तो ये आपके ये दो ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं। ठीक है साथियों, और हमारी ये जो फॉर्मूला है वो चलता है भाज्य बराबर, ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो यहाँ पर ये आपका पहले से कट चुके हैं, तो यहाँ पर भाजक के बराबर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये आपका एक बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग, क्या है साथियों? अंश और हर का योग 55 है, तो भिन्न का मान ये हो रहा है। तो अपनी भिन्न कितनी है? 3/8। ठीक है, ये बोल रहा है इस भिन्न को हमने इस भिन्न का योग है, इस भिन्न का मान ये है, परंतु ये भिन्न तो अलग हो सकती है। तो मान लेते हैं कि इस भिन्न को हम किससे गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे। अगर हमें इसको बैलेंस को बनाए रखना है तो उसी संख्या को अंश और हर दोनों तरफ गुणा करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब आपकी भिन्न हो गई 3x और 8x। ये बोल रहे हैं इन दोनों का योग 55 है। ठीक है, तो 3x प्लस 8x बराबर 55। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 11x बराबर 55। ये 11 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है साथियों, तो 55 में 11 का भाग आपके 5 बार जा रहा है, अर्थात x का मान आपके 5 हो रहा है। तो 3 गुणा 5 बटे में 8 गुणा 5। 3 को 5 से गुणा किया तो 15, और 5 को 8 से गुणा किया तो 40। ठीक है साथियों, इन दोनों का आपका जोड़ करेंगे तो ये हो रहा है। तो आपकी भिन्न कौन सी हो रही है साथियों? इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी भिन्न होगी 15/40, लेकिन 15/40 इनमें से कोई भी भिन्न नहीं है। वैसे अगर आप देखो तो ये बोल रहा है कि भिन्न का योग आपके 55 होना चाहिए, तो इन दोनों का हो रहा है तो ये हो सकता है, परंतु ये तो नहीं होगा। ठीक है साथियों, इस भिन्न में नीचे ये 8 है, नीचे ये 50 लेके आ रहा है, परंतु ऊपर ये 3 से 5 पर जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि छोटी से छोटी वर्ग संख्या, ऐसी छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 5 4 और 14 और 21 से पूर्ण प्रत्येक से विभाजित होती है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो हम एक ऐसी संख्या निकालते हैं जो इन सब का हम क्या करते हैं, एक वर्गमूल कर लेते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन सब का हम गुणनखंड करते हैं, तो 7 का गुणनखंड आपके 7 होता है, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। 14 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 14 में हमारा भाग जा रहा है 2 का, 2 के भाग जाएगा 7 टाइम, 7 में आपका भाग जा रहा है 1 टाइम। ठीक है साथियों, तो 14 बराबर 7 बराबर तो हो गया आपके 7 गुणा 1, 14 हो गया आपके 2 गुणा 7, और नेक्स्ट आपके हैं 21। 21 में आपका डिवाइड जा रहा है 3 का,
ये आ गया आपके 1। इस प्रकार से हम इन तीनों संख्याओं को लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें प्रत्येक में आपके जो 7, 14 और 21 से विभाजित होती है। हमें क्या निकालनी है, सबसे छोटी वर्ग संख्या। ये वर्ड आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ग संख्या जो भी होती है, उन वर्ग संख्या में जो भी संख्या उसका गुणनखंड करे, तो वर्ग संख्या के जिस भी संख्या का भाग जाएगा उसमें 2 बार जाएगा, अर्थात तो उसके वर्ग संख्या के जो गुणनखंड होंगे वो दो संख्या के जोड़े होंगे, ठीक है साथियों। तो इन तीनों का अगर अब हम एलसीएम निकालें तो 7, 14 और 21, ठीक है साथियों। इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 7, 14 में 2 का भाग आपके जाएगा 7 बार, ठीक है। 21 में आपका 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर इसमें भाग जाएगा 3 टाइम, तो ये जाएगा 7, 7 और 7। इन तीनों में आपका भाग जा रहा है 7 का, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ी ऐसी सबसे छोटी वर्ग संख्या जिनमें इन तीनों का भाग जाए, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर इनके एक वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें कौन कौन सी संख्याओं की आवश्यकता है, अर्थात इनके जोड़े हमें बनाने होंगे। तो एक तो हमें 2 की आवश्यकता है, दूसरे हमें 2 की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है और तीसरी हमें 7 की आवश्यकता है, ठीक है साथियों। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 को 3 से गुणा करते हैं तो आपके आ रहा है 6, 6 को 7 से गुणा करते हैं तो 42, ठीक है साथियों। तो क्या इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो 42 का वर्ग हो, तो हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। 42 का वर्ग आपके होता है, 42 को 2 से गुणा किया तो हमें 84 आता है, और 42 को 4 से गुणा किया तो आपके आता है 168। 168 में अगर हम 8 को ऐड कर दें, ठीक है, 176, तो आपके आंसर आ रहा है 1764, ठीक है साथियों। सबसे पहले हमने क्या किया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के पश्चात हमें पता है कोई भी संख्या का अगर कोई वर्ग होगा तो और उस वर्ग संख्या का अगर हम उसका जो गुणनखंड निकाले तो हमारे पास 2 संख्याओं के हमें जोड़े प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 3 संख्याएं थी, ये बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का उसमें भाग जाना चाहिए। तो मैंने इन तीनों संख्याओं का आपका एलसीएम निकाला, और अगर यहाँ पे हमारे पास किसी संख्या का हमें जोड़ा प्राप्त होता तो उस संख्या से हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है साथियों। तो यहाँ से 42 का जो आपका इन तीनों का जो आपका एलसीएम निकाला और उसका हमने वर्ग निकाला, ठीक है साथियों। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा, ठीक है साथियों। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। जो आपका 1/2% है, तो सबसे पहले इस प्रतिशत को हम यहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमें पता है किसी भी संख्या के हम प्रतिशत लगाते हैं तो उसको हम 100 से गुणा करते हैं। तो भाई हम यहाँ से अगर प्रतिशत को हटाना है तो हमें 100 का भाग देना होगा, ठीक है साथियों। अब इस भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 1/100। हमें पता है 1 में 2 का भाग देने पर 0.5 आता है, नीचे आपके 100 आ रहे हैं। तो इस 100 को हटाने के लिए ये 0.2 संख्या इधर आ गया। तो बड़ी आसानी से हमने इसको हल किया। तो आपके 5 को 3 संख्या छोड़कर 5 आ रहे, 2 जीरो छोड़कर आपके 5 आ रहे हैं। तो बड़े इजीली हम इसके आंसर निकाल लेते। तो ये आपके जो क्वेश्चंस है, जो आपके ये टॉपिक है वास्तविक संख्या और आपके वास्तविक संख्याओं के जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, इसके अलावा कुछ संख्या आपके दशमलव संख्याओं के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को और अधिक यहाँ से देखने के पश्चात और अधिक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है साथियों। ये जो आपके PYQs क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन से, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिकतम
होती है। ठीक है साथियों, सेकंड ग्रेड के जैसे बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पे आपको नहीं पूछेगा। तो आपकी जैसा एग्जाम का रूटीन है, जैसा आपका पैटर्न है, उसी के अनुरूप आप अपनी जो तैयारी है उसको और अधिक तैयार कीजिए। पिछली एग्जाम जो आपकी आयोजित की गई फरवरी 2023 में, उससे थोड़ा सा अधिक डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। ठीक है साथियों, धन्यवाद। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम घात और घातांक के नियम के अलावा वर्ग और वर्गमूल की संख्याओं के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।